स्वयं सहायता समूह जो है वो कहे के मतलब तोर एग्जाम्पल है, एकरा तो भूले के चीज नहीं है। नहीं ये तो नहीं, याद में पहले देखी की करी ना, जब भी कोई टॉपिक पढ़ी तो ओकरा एक बार जरूर लिखे के कोशिश करी। जैसे कि है स्वयं सहायता, सहायता, किसी को सहायता प्रदान कर रहा है, समूह। ये पकड़ा रहे आंसर बा। एहन है। हाँ, स्वयं सहायता समूह किसे का। तो एकरा में क्यों हुआ? स्वयं सहायता समूह एक ऐसा संगठन है जिसमें 15 से 20 आदमी मिलकर, एक ऐसा संगठन है जिसमें 15 से 20 स्वयं सहायता समूह एक ऐसा संगठन है जिसमें 15 से 20 आदमी मिलकर बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं। तो ऐसे संगठन को क्या कहते हैं? स्वयं सहायता समूह कहते हैं। क्योंकि इसमें देखो लघु ऋण एक सबसे बड़ा पॉइंट है। लघु ऋण, लघु ऋण के मतलब होता है कि ना के बराबर कर्ज हमसे बैंक लेती है। अगर तुमसे बैंक 1 रुपया कर्ज ले रही है तो जो तुम 15 से 20 आदमी जिसके नाम से तीन गो के नाम से अकाउंट खुलता है, तो 3 गो के नाम से जिसका अकाउंट खुलता है, अगर तुमसे 1 रुपया ब्याज ले रही है तो 50 पैसा गवर्नमेंट ले रही है और 50 पैसा सरकार ले रही है। 50 पैसा तुम्हारा अकाउंट में आ रहा है, जो उसमें जुड़ा हुआ है। 3 गो होता है। कौन कौन होता है? एगो सचिव, अध्यक्ष को अध्यक्ष ऐसा ही वो है। तो ओकरे में मतलब कि 50 पैसा तुम्हारा बैंक में आ रहा है और 50 पैसा वो सरकार ले रही है। तो लघु ऋण ना के बराबर ऋण ले रहा है कि नहीं है? इसमें कोई खास ब्याज है और सब इसमें इस चीज को लेना चाहता है। सब जोड़कर एक अच्छा ब्याज से बचा वो है और पैसा भी अच्छा देता है। पैसा भी सरकार, अगर सिस्टम के अनुसार तुम काम करते हो तो लोन भी अच्छा खासा पास करता है, 3 लाख 2 लाख। तो स्वयं सहायता समूह स्पेशली ऐसा संस्था महिला के लिए बनावल गए है कि 15 से 20 आदमी मिलकर करके बैंकों से लघु ऋण लेता है और अपने पारिवारिक जरूरतों को पूरा करता है। उसे स्वयं सहायता समूह तो भूले एकदम की है। सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा पूर्वक काम करती है। स्वेच्छा पूर्वक मिलजुल कर काम करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। तो सहकारिता में है कि स्वेच्छा पूर्वक मिलजुल कर काम करते हैं। इसमें 15 से 20 आदमी का एक संगठन होता है और बैंकों से लघु ऋण लेता है और पारिवारिक जरूरतों को पूरा करता है, उसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं। लेकिन सहकारिता दूसरा उस आर्थिक उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा पूर्वक मिलजुल कर काम करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय याद है? प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय देश की कुल जनसंख्या से प्रति व्यक्ति आय। पहले आय क्या कहते? आय क्या है? आय किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी शारीरिक अथवा मानसिक रूप से जो कार्य करते हैं, जो उसमें कार्य के बदले जो उसको मिलता है, उसे आय कहते हैं। आय किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कार्य करते हैं और उस कार्य के बदले जो उसे मिलता है उसे आय कहते हैं। ऋण मतलब होता है कर्ज लेना। हाँ, आय के मतलब होता है तुम्हारा इनकम। तो उसमें क्या जब कोई व्यक्ति शारीरिक कहने का मतलब शरीर के अनुसार अथवा मानसिक मतलब दिमाग से जो तुमने काम किया है और उस काम के बदले जो तुम्हें रुपया मिल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आय। आय कितने दिनों का आंकड़ा, मतलब कितने दिनों पर गणना किया जाता है? वर्ष में एक, मतलब कि वर्षीय आय बनता है। जैसे ब्लॉक में बनता है 1 वर्ष का आय बनता है, 1 वर्ष पर आय चेंज होते रहता है। 1 वर्ष का वैलिड है आय का। तो ये तुम्हारा हो गया आय। अब आता है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं के मूल को राष्ट्रीय आय कहते हैं। आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? तो बताओ राष्ट्रीय आय क्या है? एक वर्ष के उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं को
एक वर्ष में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कोई किसी का भी इनकम ज्ञात करने के लिए कितना दिन का मतलब कितना दिन का ज्ञात किया जाता है? एक साल का। राष्ट्रीय आय हो या प्रति व्यक्ति आय हो, मतलब कि राष्ट्रीय नेशनल इनकम के अनुसार है, तो नेशनल इनकम जैसे आय कितना साल के, एक साल के लिए वैलिड होगा, इसलिए एक साल के लिए एक साल का मतलब कि आय भी गणना किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक वर्ष में समस्त वस्तु का उत्पादन एवं सेवाओं, जो तुमने एक वर्ष में तुम जो भी वस्तु बनाया और जितना भी तुमने किसी का सेवा किया, उस वस्तु को बनाने के बदले और सेवा करने के बदले जो तुम्हें रुपया मिला, उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेशनल इनकम सभी के लिए है, ये नहीं कि किसी खास के लिए, हम प्रति व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं या किसी खास इनकम के लिए नहीं, नेशनल इनकम के बारे में बात किया जा रहा है। तो एक वर्ष में उत्पादित, चाहे तुम हो चाहे कोई और व्यक्ति है, तो एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है तुम्हारे लिए, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? क्या बनता है? प्रति व्यक्ति आय से, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? आय से आप क्या समझते हैं? यही नहीं? तो बताओ इसका डिफाइन कैसे करेगा? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक ही है, कहने का मतलब हुआ प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति का आय कैसे हम निकालेंगे? जैसे मान लिया जाए राष्ट्रीय आय, पहले फॉर्मूले हम लिख लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय, ये नहीं एग्राम की करना है, राष्ट्रीय आय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग दे देना है। देश के कुल जनसंख्या से भाग देने मतलब देश की जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिए हैं। तो अब देखो प्रति व्यक्ति आय का हम डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसे भी प्रति व्यक्ति का तो नाम नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का इनकम है, तो टोटल हमारा जो भारत का इनकम है और टोटल भारत की जो संख्या है उससे हम भाग दे देंगे, तो एक व्यक्ति का इनकम नहीं निकल जाएगा। कहने का मतलब अब हम कह देंगे कि मेरे फैमिली में 6 मेंबर का इनकम है 10,000 रुपया या 10 रुपया, तो पूछ देगा एक व्यक्ति के, तो ये 6 को 6 संख्या है कि नहीं, पारिवारिक का संख्या है, और ये जो है टोटल इनकम है। अब एक वो कह रहा है एक व्यक्ति का इनकम, तो 10/6 कर रहे हैं कि नहीं? कहने का मतलब हुआ कि जितना भी टोटल इनकम है और जितना फैमिली मेंबर है ओकरा से हम भाग दे रहे हैं, तो एक व्यक्ति का इनकम निकल रहा है। अगर 100 रुपया है, या मान लिया जाए 5 रखो, 5 तो कट जा रहा है, 5 दूनी 10। कहने का मतलब एक व्यक्ति का इनकम कितना है? 2 रुपया। तो अब हमारा प्रति व्यक्ति आय बताना है, किसी खास का नहीं, लेकिन भारत का जितना भी मेंबर है उसमें एक व्यक्ति का आय बताना है। तो बताना है कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने से जो आय प्राप्त होता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देश की राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने से जो आय प्राप्त होता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। भाग नहीं लगाएंगे, आय वहां बदल देंगे। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है। आगे की है, क्वेश्चन लिख भी दिया नहीं, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो है कुछ नहीं, लेकिन घरेलू उत्पाद फिर हाँ एक बार से सकल घरेलू उत्पाद देश की सीमा के अंदर। अगला पॉइंट की है सकल घरेलू, तीसरा है कि चौथा है? चौथा, ये तीसरा है। सकल तीसरे घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? तो सकल के मतलब क्या बताए थे? देश की, अगर
इंग्लिश की हो जीडीपी, ये ना हो जीडीपी। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछल जाए, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। इसी का हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें होता क्या, सकल घरेलू, घरेलू मतलब घर के अंदर। तो भारत एक मेरा घर है, तो देश के सीमा के अंदर, देश के सीमा के अंदर अंदर मतलब कि अब देश है भारत, तो पाकिस्तान के बात नहीं, इसमें नहीं चर्चा होना चाहिए। देश के सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल का मतलब हुआ कि सकल घरेलू मतलब देश के सीमा के अंदर, देश के सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का इंग्लिश होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगले कुछ है वित्तीय संस्थान। बताओ वित्तीय संस्थान से क्या है, क्या समझते हैं? समझते वित्तीय संस्थान हम क्वेश्चन में कंबाइंड में रखूंगा की को अगर बात है बोल तो हाँ, क्वेश्चन याद रहेगा तभी आंसर रहेगा। तो वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं या पूछ सकता है किसे कहते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक ना। तो वित्तीय संस्थान करने का मतलब वो वित्तीय एक ऐसा संस्था है जो आर्थिक विकास के लिए कार्य करती है तथा हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे हम वित्तीय संस्थान कहते हैं। तो एजेंस थोड़ा देखिए कुछ न कुछ लॉजिक रखे पड़ते। वित्तीय संस्थान, संस्थान का मतलब संस्था, तो वैसे संस्था जिसमें जो हमारे आर्थिक विकास के लिए कार्य करती है तथा हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वित्तीय संस्थान का। में आंसर रहता है मगर पकड़ना थोड़ा सा उसको ढूंढना पड़ता है। मुद्रा में, मुद्रा के कार्यों में प्रकाश डाले, यो लिखा जीते। वित्तीय संस्थान अगर की बोल सको मुद्रा के कार्यों में प्रकाश डाले की डाल सको? मुद्रा में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। मुद्रा कार्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, चाहे वो हमारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी में मुद्रा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है या निभाती है। अपना लैंग्वेज में देना है जवाब। का क्वेश्चन तुम्हारा क्या रहेगा? वस्तु विनिमय क्या क्या है, यही नहीं क्या है। तो वस्तु विनिमय क्या है, किसे कहते हैं, की बोल सको? वस्तु विनिमय उस प्रणाली को कहा जाता है। वस्तु विनिमय उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें जो एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं या वस्तु विनिमय कहते हैं। प्रणाली भी घुसाएगा तो यही प्रणाली एक सिस्टम आ गया। वस्तु विनिमय क्या है? तो वस्तु विनिमय वैसे प्रणाली या उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। अगला क्वेश्चन की है एटीएम। तो दे सको जवाब। एटीएम क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो एटीएम क्या होता है? एक प्लास्टिक मुद्रा होता है। एटीएम जो कार्ड बना हुआ होता है वो कैसा मुद्रा? प्लास्टिक मुद्रा होता है, 24 घंटा के लिए, जो हमारे मतलब की आवश्यकताओं के अनुसार 24 घंटा पैसों का जमा या निकासी के लिए 24 घंटा पैसा निकासी अथवा जमा करने के लिए सेवा प्रदान करता है। सेवा ना हमको दे रहा है वो। एटीएम एक टेलर ऑटोमेटिक टेलर मशीन है जो हमारे 24 घंटे के लिए, जो हमारे 24 घंटा के लिए मतलब सेवा प्रदान करती है, चाहे वो पैसा निकासी करने का काम किया जाए या जमा करने का काम। जब क्वेश्चन करना है तो बाकी अपने अनुसार लैंग्वेज में जवाब देना है। पहले बिहार के पिछड़ेपन क्या है की है लिखित क्वेश्चन में बोली तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन, आर्थिक पिछड़ेपन है ना, आर्थिक पिछड़ेपन,
आर्थिक क्या कारण है? पिछड़ेपन के का पिछड़ेपन के क्या कारण है? क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन के द्वारा करने के लिए बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है तथा अगला क्वेश्चन की है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। मतलब बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताना है। तो बिहार के पिछड़ेपन का कारण बताना है और उसे दूर कैसे किया जाएगा वो चीज बताना है। ये तुम्हारा 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। कितना? 5 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। ये 5 नंबर अगर खाली पूछ दिया बिहार के पिछड़ेपन क्या है तब भले 2 से 3 नंबर में आएगा, लेकिन बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बतावे तो इसमें तुमको 5 नंबर जरूर पूछेगा। तो की बताएंगे? पहले की है बिहार भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। शुरू पॉइंट डालना है ताकि वो उसको भी तिरदोख लगे। कहने का मतलब लगे कि हाँ कुछ कड़वा शब्द लिखा है। बिहार भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, इसलिए इसके पिछड़ेपन का निम्नलिखित कारण बताया जाता है। पहला में जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा कृषि पर निर्भरता। तो लिखना है कि एकरा में डैश करके लिखना है कि कृषि पर निर्भरता लिख करके डैश करके लिखना है कि बिहार में 70% लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। कृषि कार्यों में अधिक पूंजी लगती है लेकिन कोई खास आय प्राप्त नहीं होता है, जो बिहार के पिछड़ेपन का कारण बताया जाता है। तीसरा का क्या है? सुखाड़ एवं बाढ़ की समस्या। तो बिहार में सुखाड़ एवं बाढ़ की समस्या आती रहती है, जो बिहार के पिछड़ेपन का कारण बताया जाता है। बहुत सारा अब यहाँ देखबे करता है, कभी सुखाड़ है तो कभी बाढ़ है। तो ऐसे सिचुएशन में जो कि बिहार को एक पिछड़ेपन का कारण भी बताया जाता है। अगला पॉइंट की है उद्योग का अभाव। बिहार में उद्योग का बहुत बड़ी समस्या होती है। नहीं है समस्या। यहाँ बिहार में कितना उद्योग है? ना के बराबर। चीनी मिल था बार्सलीगंज में, वो भी बंद है। अरे छोटा मोटा उद्योग है, ईटा वाला है। तो बिहार में उद्योग की समस्या। अब लिखना पैराग्राफ चेंज करके कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय बताया जाता है। पहला वही करना, उसी का जस्ट अपोजिट कर देना है। जनसंख्या में कमी करना, वहाँ वृद्धि था तो जनसंख्या में कमी करना। दूसरा का कृषि पर निर्भरता को कम करना, कृषि पर निर्भरता को कम करना। अब जैसे यहाँ बहुत सारा कृषि में 70% लोग कृषि में, अब कृषि कार्य में तो पूंजी बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन कोई खास आय प्राप्त हो ही नहीं रहा है। जैसे अभी जो फिलहाल चल रहा है खाद की समस्या, कितना भयानक समस्या चल रहा है। अरे नरेंद्र मोदी को लगता है कि हम किसान को मदद करें, घंटा मदद कर रहा है यार। जब तुम्हारे लिए मदद तब करेगा जब किसान के हर जरूरतों को पूर्ति करना, हर जरूरतों को हर दुकान में अवेलेबल करवाएगा, तब किसानों के लिए कुछ समस्या होगा। अभी क्या है, भ्रष्टाचार नेताओं के सौंप देता है, कर्मचारियों को सौंप देता है कि आधार कार्ड पर इतना हमको, मतलब कि वहां से सिस्टम के अनुसार तो मोदी ठीक कर रहा है कि चलो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी के पास सौंप दिए, उस कर्मचारी के द्वारा हम लोगों को आधार कार्ड डिमांड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा सरकारी रेट 300 का दर कोटा आता है और हमसे ले रहा है कितना? 500 प्लस ले रहा है। तो कहाँ किसान वही खाद को छुपा करके रख देता है और रख करके, अब बताओ किसी के पास दुकान, किसी दुकान में तुम्हारे पास खादे नहीं तो देगा कहाँ से? और जिसके पास है वो छुपा करके रखे हुए पैसा लेने के लिए। तो मोदिया के पास इतना दिमाग नहीं है, लेकिन ओहो ओकरा पास दे ले, ओकरा टैक्स ले रहा है, ओकरा कमीशन ले रहा है। तो मोदिया के यहाँ से नहीं सोचे कि हमरा हेल्प कर ले। मोदिया सबको बर्बाद कर रहा है और खास करके किसान के तो और खत्म कर दिया। बताओ जगरा की 200, 250, 300 पूछो नहीं ले, अभी 500 रुपया में दर भटके पड़ो और समय मरो है अलग। उस वक्त देखने धाना रोपेगा, कौन समस्या है, कितना समस्या। अगर किसानों के लिए कुछ सरकार करना चाहती है तो उसे कम दामों और हर दुकान में अवेलेबल करवाइए ताकि वो भाव खाए तो दूसरा से ले ले।
अगर वो दुकानदार भाव खा रहा है तो दूसरा से ले ले। अब ऐसे सिचुएशन में जब हाथ दुकान में अवेलेबल है, रेट तो कम होना ही कम होना। अब कहने का मतलब 5 दुकान के जगह अगर 50 दुकान में है तो कोई भी कहेगा कस्टमर मेरे यहाँ से आवे 2 रुपया कम करे, अरे वो 2 रुपया कम किया तो वो भी कर रहा है। तो ऐसे में सिचुएशन में सस्ता रहेगा। लेकिन मोदिया वो करके नहीं सरकारी कर्मचारी के पास थोप दे ताकि हमारा इनकम भी चाहिए और लगे कि हम सरकार मतलब कि किसानों के लिए, किसानों के हित में कुछ काम भी कर रहे हैं। लेकिन समझने के जो समझता है वो तो नहीं समझ रहा कि हमारे लिए मोदी को कुछ काम कर रहा है। आपको कार आ गया, हमको फायदा करे। अब लाइन से भटक गई बहुत दूर। अब कहना बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय जाता है। और तीसरा का पॉइंट क्या था? बाढ़ एवं सुखाड़ की अभाव। बाढ़ एवं सुखाड़ वहां तक बढ़ावा था, मतलब अधिक होना। बाढ़ एवं सुखाड़ की समस्या यहाँ करना, बाढ़ एवं सुखाड़ में कमी करना, समस्या को दूर करना या नियंत्रित करना, बाढ़ एवं सुखाड़ के नियंत्रित करना। अगला पॉइंट की है? उद्योग में, हाँ, उद्योगों का अभाव था तो यहाँ छोटे एवं बड़े उद्योग का विकास करना, छोटे एवं बड़ो उद्योग का विकास करना। यही इतना कारण दे देगा, बहुत है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए। दल बदल कानून से आप क्या समझते हैं? देखिए, दल बदल कानून विधायकों और सांसदों के, दल बदल कानून विधायकों और सांसदों को विधायकों और सांसदों को एक दल से दूसरे दल में पलायन होने, एक दल से दूसरे दल में पलायन को रोकने के लिए, पलायन मतलब ट्रांसफर, एक दल से दूसरे दल में घुसने के लिए, जाने के लिए, एक दल से दूसरे दल में पलायन, पलटने के लिए नहीं, नहीं, पलायन मतलब जाना, पलटने के लिए ठेठ पलायन, लेकिन पलायन को रोकने के लिए, पलायन को रोकने के लिए संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन कानून बनाया गया है। संविधान में संशोधन कानून बनाया गया है। संविधान में संशोधन कानून बनाया गया है। इसे ही दल बदल कानून कहते हैं। संशोधन बनाया गया है, इसे ही दल बदल कानून कहते हैं। देखो हाई कुछ नहीं, दल बदल कानून खास करके केकरा लिए चर्चा करेंगे? सांसद और विधायक के लिए। मतलब दल बदल कानून एक ऐसा संगठन है जिसमें सांसद और विधायकों को एक दल से दूसरे दल में पलायन को रोकने के लिए संविधान संशोधन में कानून बनाया गया है, जिसे हम दल बदल कानून कहते हैं।